पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गांधी मैदान, पीरपुर, कदम कुआं, कंकड़ बाग, पत्रकार नगर और सचिवालय। उसका पटना सिटी अंचल हुआ, बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजकला चौक, माल सलामी, मेहदीगंज, आदम कुआं। ये हो गया आपका पटना सिटी अंचल। और चौथा अंचल हो गया दीदारगंज अंचल, जो है दीदारगंज नदी और बाईपास। तो ये बिल्कुल किनारे वाला अंचल है। और यह शुरुआत, इसकी डेट जो है वह भूमि सुधार, राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है वो डेट निर्धारित करेगा। और ये तब निर्धारित करेगा जब इस अंचल कार्यालयों के विभिन्न जो प्रशासनिक और औपचारिकताएं हैं, उसका नक्शा है, उसका अंचल का मैप है, और ये सब जो है, ये सब जब बन जाएगा तो ये नोटिफाई कर देगा। लेकिन मेन निर्णय ये है कि जो सदर अंचल है यह 4 भागों में बांट दिया गया है। और इसकी घोषणा इसलिए की जा रही है। और आपको जानकारी होगा, इस 4 अंचलों में एक अंचल, मतलब जो पुराना अंचल है, इसमें दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र था और फतुहा विधानसभा भी था। तो ये इतना बड़ा अंचल था जिस कारण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें कार्य करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए इसको 4 अंचल में बांटा गया। तो पटना जिले वालों के लिए, जो मेन पटना के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि राज्य सरकार ने उनका जो अंचल है, मेन अंचल, जो सदर अंचल, जिसमें सभी ऑलमोस्ट पटना बसता है इतने अंचल में, उसको 4 भाग में कर दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे, और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल, और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। इसका कारण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी, और यह तिथि जब तक प्रशासनिक औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाती है, उसके पश्चात किस तारीख से ये अंचल कार्यरत होंगे उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि पटना जो सदर अंचल है उसको 4 भाग में विभाजित करने का निर्णय लिया है। पाटलिपुत्र अंचल, पटना सदर अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तो बिहार में जो मोटर वाहन नियमावली 1992 है, उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है। और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपए लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का
निर्णय सरकार ने लिया है और इन 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लगेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में यह लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है तो 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे बचाव होगा। कब से स्टार्ट होगा? रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में, मतलब 2 वैक्सीन देना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 वैक्सीन होगा, 95 लाख बालिकाओं में होगा, 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में 150 करोड़ इसमें व्यय होगा और वैक्सीन जो टाटा मेमोरियल सेंटर है उसके माध्यम से क्रय होगा और राज्य में लगाए जाएंगे। कब से लगेगा सर और इसे सारे हॉस्पिटल्स में लगेंगे? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ऑल हॉस्पिटल में लगेंगे। अभी तो पहले तो क्रय होगा वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में आपके 95 लाख वैक्सीन प्रोक्योर होंगे और यह 95 लाख बच्चियों में 2 खुराक लगेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। स्थानीय नगर निगम निकाय के जो कर्मी हैं उनको 7th पे रिवीजन का लाभ दिया जा रहा है और यह एक घोषणा है और इनको जो लाभ है 1/1/2016 से वैचारिक रूप से दिया जाएगा, किंतु आर्थिक रूप से यह तो यह निर्णय लिया है कि स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों सप्तम पुनरीक्षण वेतन मान मिलेगा। आर्थिक लाभ राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का एक प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री इसका मतलब यह है कि जो भी लाभुक हैं लाभान्वित होंगे उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। ये आरओबी बनाने का निर्णय लिया है। नवादा जिला में वारसिलीगंज नवादा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जा रहा है। खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24
के बदले आरओबी के निर्माण हेतु रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 32,66,02,000 रुपए लगेंगे। कृषि विभाग का जो डीपीआर बेस स्कीम है 6040 है, तथा रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40,86,81,600 रुपए, जिसमें केंद्रांश है 14,97,38,000, राजांश है 9,98,00,000 और टॉपअप है 15,91,00,000। तो ये जो वर्ष में जो दलहन प्रोत्साहन योजना है तो 24-25 के लिए भी स्वीकृति दी। लॉ कमीशन जो था, लॉ कमीशन की जो कालावधि है 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। तो बिहार लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा, तो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष। राज्य में संचालित जो सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पदों पर 1-1 वर्ष के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय के आधार पर अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि डेमोन्स्ट्रेटर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। तो गेस्ट लेक्चरर पर ये डेमोन्स्ट्रेटर और व्याख्याता जो लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रोसेस में है, इसलिए राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी पैरामेडिकल संस्थाओं में सृजित पदों के विरुद्ध जो व्याख्याता एवं डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर है उस पर ये गेस्ट लेक्चरर्स लिए जाएंगे। श्रम आयुक्त कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक आशुटंकन के मूल कोटि के कुल स्वीकृत 61 पद को विभिन्न कार्यालयों के लिए चिन्हित किए गए हैं। केवल आशुलिपिक का आशुटंकक है, इसको रीऑर्गेनाइज किया है विभिन्न कार्यालयों के बीच।